नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपके अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चैप्टर वाइज को खत्म कर रहे हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल राइट्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? फंडामेंटल राइट्स पे, जो कि है चैप्टर नंबर 7। अब फंडामेंटल राइट्स चैप्टर क्या था, कैसे था, आइए इसके बारे में जरा हम लोग बारी बारी से समझते हैं, देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, कहाँ से आया और इसका क्या यूज़ पढ़ने वाला है हम लोगों को। बच्चे, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, ये चैप्टर पॉलिटी का स्पाइनल कॉर्ड है, पॉलिटी की रीढ़ है। तो ये चैप्टर में आपको डिटेल में अच्छे से सारी चीजें समझते हुए चलनी है और ध्यान से देखना है। ठीक, चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत देखते हैं। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट किस पार्ट में जुड़ा हुआ है? थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से 35। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। इसको इंडिया का क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। और फंडामेंटल राइट्स गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मौलिक अधिकारों को संविधान हम लोग को गारंटी देता है। एक बच्चे यहाँ पे एक बात, बहुत चीजें निकल के आने वाली है। आपको एक आगे एक वर्ड मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं जस्टिसेबल बाय द कोर्ट। एक वर्ड मिलेगा जस्टिसेबल बाय द कोर्ट। बेटा, जस्टिसेबल का मतलब ये होता है, आपने फंडामेंटल राइट्स आपको अगर नहीं मिलता, अगर फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलता तो बेटा आप कोर्ट के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को पा सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलता तो आप कोर्ट के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को पा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स आपको कोर्ट प्रोवाइड कराएगा। इस चीज को बोलते हैं जस्टिसेबल। अगर जिस चीज के आगे लिखा होता है जस्टिसेबल तो मतलब वो आपको कोर्ट प्रोवाइड करेगा अगर ना मिले। और किसी चीज के आगे लिखा हुआ है नॉन जस्टिसेबल तो बेटा नॉन जस्टिसेबल चीज को कोर्ट आपको नहीं देगा, वो आप कोर्ट में शिकायत करके नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है वो एक जस्टिसेबल है। ठीक, चलते हैं आगे। जस्टिसेबल के बाद क्या आएगा? फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। हमारे मौलिक अधिकार की क्या क्या फीचर्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ध्यान से देखिएगा। सम आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बोला गया है सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन ओनली एंड सम आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स। बेटा, एक चीज नोट करके लिख लेना, एक चीज नोट करके लिख लेना। हम लोग के फंडामेंटल राइट्स तो हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। हम लोग के आर्टिकल नंबर 12 से लेके कितने हैं? 35 तक। ये सारे इंडियन को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? सारे इंडियन को मिलते हैं। पर क्या 12 से लेके 35 तक, क्या 12 से लेके 35 तक फॉरेनर्स को भी मिलते हैं? क्या 12 से लेके 35 तक क्या फॉरेनर्स को भी मिलते हैं? ये सोचने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है कि 12 से लेके 35 को क्या फॉरेनर्स को भी मिलते हैं कि 12 से लेके 35 तो केवल इंडियन को मिलते हैं। एक चीज आप जान लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल एक्सक्लूसिव इंडियंस को मिलता है, एक्सक्लूसिव इंडियंस को मिलता है।
इसको हटाने के बाद जो आर्टिकल बचते हैं वो फॉरेनर्स को मिलते हैं। फिर से आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 13 ये इंडिया का एक्सक्लूसिव आर्टिकल है, तो जो भारतीय नागरिक होंगे उनको एक्सक्लूसिवली ये मिलेगा, ठीक। पर जो फॉरेनर्स होंगे उनको इसको हटा के जो बचेगा वो आर्टिकल मिलेगा। ये बात समझ में आई आपको? उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। आगे, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या होता है? वे पूर्ण है लेकिन योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट है बट क्वालिफाइड नहीं है। इसका मतलब ये है फंडामेंटल राइट्स जो दिए हैं वो है तो ठीक, पर योग्य नहीं है। मतलब ये कई जगह पे इसका जो वैलिडिटी है वो सही से एक्सटेंड नहीं होती, कहीं पे एक्सटेंशन उसका सही से नहीं जाता है, ठीक। आगे, सम ऑफ देम आर निगेटिव इन कैरेक्टर। उनमें से कुछ चरित्र नकारात्मक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ फंडामेंटल राइट्स आर निगेटिव। बेटा जैसे हम लोग को किसी चीज का राइट मिलता है तो हम लोग लिखते हैं राइट टू फ्रीडम, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक। पर इसी के में अगर लग जाए राइट अगेंस्ट, इसकी जगह वर्ड लग जाए राइट अगेंस्ट शोषण के विरुद्ध आजादी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो बेटा देखिए जो अगेंस्ट वर्ड है ये माइनस का है और ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पे यही बताने की बात करी जा रही है कि हम लोग के फंडामेंटल राइट्स कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव हैं। जो पॉजिटिव होंगे वो राइट टू से शुरू होंगे, जो निगेटिव होंगे वो राइट अगेंस्ट से शुरू होंगे। फिर से, जो पॉजिटिव है वो राइट टू से शुरू होंगे, जो निगेटिव है वो राइट अगेंस्ट से शुरू होंगे। क्या ये बात समझ में आई सभी को? उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। आगे, दे आर जस्टिसेबल, वे न्याय संगत हैं। अभी मैंने आपको जस्टिसेबल का मतलब बता दिया। जस्टिसेबल का मतलब इट कैन बी इन्फोर्सेबल, इट इज इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिलता तो आप कोर्ट में जाके इसको पा सकते हो, इसको हम लोग जस्टिसेबल बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। They are defended and guaranteed by the Supreme Court. हम लोग के फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटेड किया जाता है। ये क्या सिस्टम है? आइए थोड़ा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेटा एक चीज देखो, हम लोग की ये एक मान लेते हैं बुक है, हम लोग की एक ये बुक है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोग की एक बुक है, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेटा इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वैसे ही हमारा देश वर्क करता है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वैसे ही हमारी गवर्नमेंट बॉडीज वर्क करती हैं। इतनी बात समझ में? जो इसमें लिखा हुआ है वैसे ही सारे लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। इसी बुक के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है। बेटा गार्जियन का मतलब क्या हुआ? इसी बुक में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है। बेटा गार्जियन का मतलब यह होता है इस बुक की देखभाल, इस बुक में जो लिखा है उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट जज करेगा। अगर इस बुक के अंदर हमें किसी ने कुछ चीज डिलीट कर दी,
तो वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा कि जो डिलीट किया है वो ठीक किया है। इस बुक में कुछ ऐड करना है, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा कि जो ऐड किया गया है वो सही किया गया है कि नहीं किया गया है। ये काम होता है गार्जियन का। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। किसके बारे में आती है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी बुक में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। इसी बुक में क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। बेटा जस्टिसेबल का मतलब है अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे तो बेटा आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो। कहां कंप्लेन कर सकते हो बच्चे? सुप्रीम कोर्ट में आप कंप्लेन कर सकते हो डायरेक्टली। आपके घर में कोई मैटर हो जाता है, क्या आप उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। पर फंडामेंटल राइट के मामले को आप सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो। ठीक। अब मान लो आप सुप्रीम कोर्ट लेके गए तो बेटा सुप्रीम कोर्ट उस पे एक्शन लेगा, उस पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट उसको हाई कोर्ट के पास भी ट्रांसफर कर सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या नहीं करेगा? रिजेक्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपने पेटिशन डाला, क्या डाला? सुप्रीम कोर्ट में आपने पेटिशन डाला कि भैया हमारी फंडामेंटल राइट्स हमको नहीं मिल रही हैं, कृपया हमारी फंडामेंटल राइट्स दिलाइए। तो सुप्रीम कोर्ट या तो उस पर तुरंत एक्शन ले लेगा। कैसे? रिट्स के माध्यम से। अभी अभी हम लोग इसको आगे आर्टिकल नंबर 32 में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहेगा मेरे पास अभी काम बहुत है, आप हाई कोर्ट पे चले जाइए। हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 का यूज कर पे उस पे एक्शन लेगा, पर आपका काम होगा। पर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा चलो निकल जाओ यहां से, कहां से चले आते हैं। फंडामेंटल राइट के केस को सुप्रीम कोर्ट पूरी इज्जत से लेगा, पूरी इज्जत से सुनेगा। समझ में आया आपको? तो ये थी जस्टिसेबल का मतलब। चलते हैं आगे देखते हैं। दे आर डिफाइंड एंड डिफेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने बोल दिया। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, सभी को पता है। पर बेटा एक चीज जान लो, हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है फंडामेंटल राइट पे। फिर से, फंडामेंटल राइट्स परमानेंट हैं, पर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। रिस्ट्रिक्शन परमानेंट भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन टेम्परेरी भी हो सकता है। फिर से रिपीट करता हूं, फंडामेंटल राइट्स आपके परमानेंट होते हैं, बट गवर्नमेंट उसको अपने अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। रिस्ट्रिक्ट परमानेंटली कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट टेम्परेरीली कर सकता है। अगर उसने टेम्परेरीली किया है तब तो चलिए ठीक है, अगर उसने परमानेंटली किया है तो बेटा इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा कि ये जो आपने फंडामेंटल राइट बैन करी है क्या ये सही है कि नहीं है। इस पे लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा। इस पे लास्ट डिसीजन किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा रिस्ट्रिक्शन के ऊपर। तो यहां पे एक लाइन और लिखी हुई है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी।
तो बेटा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम लोग की इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाती है। तो एक चीज याद रख लेना, यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा के बता देता हूँ, ये अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे उसको। बेटा इमरजेंसी होती है 2 टाइप्स की, इमरजेंसी होती है 2 टाइप्स की। एक होती है इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन, इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब किसी दूसरे देश से लड़ाई हो जाए। और एक होती है इमरजेंसी ड्यू टू आर्म्ड रेबिलियन, इमरजेंसी ड्यू टू आर्म्ड रेबिलियन। हमारे संविधान में 2 ही प्रकार के आपातकाल होते हैं। आर्म्ड रेबिलियन का मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह, और एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है किसी दूसरे देश से अगर हमारे देश की लड़ाई हो गई। ये 2 ही केस में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। याद रखिएगा, अगर इमरजेंसी एक्सटर्नल लगाई गई है, कौन सी लगाई गई है? एक्सटर्नल, तो आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे। अगर इमरजेंसी एक्सटर्नल लगाई गई है तो आर्टिकल 2021 कभी सस्पेंड नहीं होंगे। तो इसका मतलब बाकी सस्पेंड हो जाएंगे। बेटा बाकी का जो सस्पेंशन है, जो बाकी का सस्पेंशन है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे निर्भर करता है। वो किस पे निर्भर करता है बच्चे? प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे निर्भर करता है। इतनी बात समझ में आई? आगे, अगर इमरजेंसी आर्म्ड रेबिलियन से लगाई गई है तो बेटा इसमें आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है, ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। पर 2021 तब भी नहीं होता। तो एक चीज जान लेना, आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये इमरजेंसी में कभी सस्पेंड नहीं होते। अगर इमरजेंसी आर्म्ड रेबेलियन की वजह से है तो 19 सस्पेंड हो जाता है। पर क्या सिर्फ 19 होता है? 20-21 हो नहीं सकता। इसके बाद प्रेसिडेंट का ऑर्डर मेंशन होता है, उसमें लिखा होता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड करना चाहते हो। वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर में लिखा होता है आप कौन से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना चाहते हो। तो ये था इससे रिलेटेड मैटर। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, अभी हम लोग ने पढ़ लिया। देयर एप्लीकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फंडामेंटल राइट्स, जैसे हम लोग एक आम आदमी हैं, हम लोग को अपने सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। हम लोग बेटा कोई भी चीज चिल्ला सकते हैं, गा सकते हैं, सारी चीजें बोल सकते हैं। पर बेटा जो आर्म्ड पर्सन होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और जो स्पेशल कमांडोज, इवन इनके यहाँ पे भी जो लोग होते हैं जैसे उनके टेलर, उनके बार्बर, इन सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इनको कहीं पे भी बोलने की आज़ादी नहीं होती, ये कहीं पे कुछ भी नहीं बोल सकते, हर चीज इनको सोच समझ के बोलना होता है। तो इस बात को बोलते हैं कि इनकी फंडामेंटल राइट्स क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है। आगे, देयर एप्लीकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन एन एरिया वेयर मार्शल आर्ट इज एप्लीकेबल। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में मार्शल लॉ क्या होता है। तो जहां एक चीज जान लो, मार्शल लॉ क्या होता है, इसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 34 के अंदर।
किसके अंदर? 34 के अंदर। पर यहां पे जो बात बोली गई है क्या, जिस एरिया में मार्शल लॉ लगा होता है, जिस एरिया में मार्शल लॉ लगा होता है वहां पे सारी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाती हैं, वहां पे सारी फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाती हैं? सस्पेंड हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, इमरजेंसी में 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होती, पर मार्शल लॉ में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाती हैं, सारी सस्पेंड हो जाती हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? चलते हैं आगे। फंडामेंटल राइट्स होते कितने प्रकार के हैं, क्या होते हैं, आइए इनको हम लोग अलग से समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल राइट्स होते कितने प्रकार के हैं? फंडामेंटल राइट्स, बेटा मैं आपको इसे याद करने का एक तरीका बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले देखते हैं बेटा, फंडामेंटल राइट्स होते हैं हम लोग के आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। फंडामेंटल राइट्स होते हैं हम लोगों के आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। बट हम लोग को लर्न फंडामेंटल राइट्स के नंबर हैं 14 से 32। ये बेटा टोटल है, पर फंडामेंटल राइट्स हैं इतने में जितना हम लोगों को याद करना है। ठीक, तो एक मैं फॉर्मूला जो मैंने अपने लिए बनाया था वो मैं सबके लिए बनाने की कोशिश करता हूं कि कैसे याद रखना है चीजों को। तो आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स 14 से 32 तक होता है, इसको मन में याद रखना है, पर टोटल फंडामेंटल राइट्स होते हैं 12 से 35 तक। अब एक फॉर्मूला है EFERCPC 431310। EFERCPC 431-3100। ठीक, E स्टैंड फॉर इक्वेलिटी, F स्टैंड फॉर फ्रीडम, E stand for exploitation, R stand for religion, C stand for cultural and educational, P stand for property, C stand for constitutional remedies। ठीक, E stand for right to equality, right to freedom, right against exploitation। बेटा एक्सप्लॉयटेशन करने की कोई आजादी थोड़ी ना देगा, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की देगा, तो ये एक निगेटिव फंडामेंटल राइट है। आगे राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहां पे निगेटिव फंडामेंटल राइट केवल एक है, फंडामेंटल राइट नंबर 3, जिसके आगे अगेंस्ट लिखा हुआ है। पर अब इस नंबर का क्या मतलब है, देखिएगा, हमने बोला आपको याद रखना फंडामेंटल राइट स्टार्ट 14 से हो रही है और खत्म हो रही है 32 पे। कहां पे? अपने मन में याद रखना है। तो राइट टू इक्वालिटी शुरू होगी कहां पे? 14 से। आगे 4 ऐड कर दीजिए इज इक्वल टू 18। तो राइट टू इक्वालिटी शुरू होगी 14 से, जाएगी 18 तक, 14 से 18। जब एक 18 पे खत्म हो गई तो अगली कहां से शुरू होगी? 19 से। 3 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 22। तो राइट टू फ्रीडम शुरू होगा 19 से, खत्म होगा 22 पे, तो ये कहां से कहां जाएगा? 19 से लेके 22 तक। जब एक 22 पे खत्म हो गया तो अगला शुरू कहां पे होगा? 23 प्लस 1 ऐड करिए 24। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेके 24 तक है।
बात आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। जब एक 24 पे शुरू हुआ तो अगला शुरू होगा 25 + 3 = 28। तो बेटा राइट टू रिवीजन 25 से लेके 28 तक है। जब एक 28 पे शुरू हुआ तो अगला आया 29 + 1 ऐड करिए 30। तो बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से शुरू हुआ है, कहां पे खत्म हुआ है? 30 पे। जब एक 30 पे खत्म हुआ है तो अगला स्टार्ट होगा 31 + 0 = 31। तो ये केवल 31 पे है राइट टू प्रॉपर्टी। जब एक 31 पे खत्म हुआ है तो अगला किस पे आएगा? 32 + 0 = 32। तो लास्ट का होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आपको याद रखना है जो लास्ट के 2 फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिंगल नंबर हैं, बाकी कहीं से लेके कहीं तक। इसमें आपको एक चीज याद ये रखनी है कि बेटा इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या है बेटा? राइट टू प्रॉपर्टी, ये अब डिलीट हो चुका है। अब क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। तो करंट में फंडामेंटल राइट्स केवल 6 हैं। ये वाला राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है, अब हमें इसे याद नहीं रखना। तो इसकी जगह क्या हुआ? तो बेटा इसकी जगह 31 की जगह यहाँ पे 3 आर्टिकल आ गए, 31A, 31B, 31C। ये क्या होते हैं? हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में इसे पढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों? तो ये 31A क्या होता है, 31B क्या होता है, 31C क्या होता है, इसको हम लोग चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। तो बेटा ये था आपका फंडामेंटल राइट्स को याद रखने का तरीका। ठीक, तो आइए इस चैप्टर को अब हम लोग आर्टिकल वाइज पूरा 12 से लेके 35 तक पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं, और पीपीटी को भी बीच में देखते रहेंगे, यूज करते रहेंगे जहां पे रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम्पल की। क्लियर हुआ? तो चलते हैं हम लोग अपने पहले फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल नंबर 12। किसकी बात करी गई है? आर्टिकल नंबर 12। अब ये आर्टिकल नंबर 12 क्या है? कोई बच्चा बताएगा? बेटा आर्टिकल नंबर 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? सबसे पहले आप इसको अभी छोड़िए, स्टेट छोड़ते हैं। अभी आप ये समझिए, सबसे पहले आप अभी ये पहचानना सीखिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। आप कैसे पता करोगे कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है और इसका मेरा वायलेशन हो रहा है? बेटा देखना समझना, एक रूल जिसे या तो गवर्नमेंट ने बनाया, या तो किसी डीएम ने बनाया, या तो किसी स्कूल ने बनाया, या तो किसी ऑफिस ने बनाया, या तो किसी समाज ने बनाया, सोसाइटी ने बनाया, सोसाइटी, या एक रूल कहीं पे भी बना। एक रूल गवर्नमेंट ने बनाया, डीएम ने बनाया, स्कूल में बना, ऑफिस में बना, सोसाइटी में बना, कहीं पे भी एक रूल बना। वो रूल किसी एक पर्सन को, एक कैटेगरी ऑफ पर्सन, एक कैटेगरी ऑफ पर्सन को बेनिफिट दे रहा है। एक कैटेगरी ऑफ पर्सन को क्या दे रहा है? बेनिफिट दे रहा है। पर यही रूल दूसरी कैटेगरी ऑफ पर्सन को डिसएडवांटेज दे रहा है। क्या दे रहा है? डिसएडवांटेज।
बेटा इस प्रकार के जो रूल होते हैं जिससे एक कैटेगरी को बेनिफिट मिल रहा है, एक कैटेगरी को डिसएडवांटेज मिल रहा है, ऐसे जो रूल होते हैं ये रूल कहलाते हैं वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको क्या बोलते हैं? वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको कुछ एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। बेटा एक स्कूल मान लेते हैं एक्स है, एक स्कूल एक्स है। बेटा इसने अपने यहां पे एक रूल बनाया, इसने अपने यहां एक रूल बनाया कि हम केवल मुस्लिम को पढ़ाएंगे और किसी को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, ये स्कूल कोई माइनॉरिटी स्कूल नहीं है, ये एक नॉर्मल स्कूल है, नॉर्मल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। अब इस स्कूल में कोई हिंदू एडमिशन लेने गया, उसको इन्होंने कोई बहाना बता के मना कर दिया। कोई सिख, कोई क्रिश्चियन एडमिशन लेने गया, उसको इन्होंने बहाना बना के मना कर दिया। उसको इन्होंने बहाना बना के क्या कर दिया? मना कर दिया। ये रूल कहलाता है वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि एक कैटेगरी के लोगों को फायदा मिल रहा है, दूसरे कैटेगरी के लोगों को फायदा नहीं मिलता है। पर आप कहोगे सर बहुत से तो स्कूल माइनॉरिटीज स्कूल होते हैं जहां पे केवल मुस्लिम्स पढ़ते हैं, वहां पे हिंदू नहीं होते। तो बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें एक्सेप्शन में दी हुई हैं। तो बेटा अगर वो काम एक्सेप्शन के थ्रू नहीं हो रहा है तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजिंग था। सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लेते हैं कि स्कूल में एक रूल बनाया गया कि जितने भी ब्राइट स्टूडेंट हैं, यहां पे ब्राइट का मतलब है गोरा, जिनका कॉम्प्लेक्स सफेद है उनको एडमिशन मिलेगा, काले रंग के लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बेटा गोरा तो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, और काला भी, ये चारों हो सकते हैं। तो यहां पे देखिए एक कैटेगरी के लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, एक कैटेगरी के लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये रूल वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहलाएगा। ये रूल क्या कहलाएगा? वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो बच्चे आप इस प्रकार से पकड़ोगे कि वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन क्या होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तभी तो आप के साथ अगर वॉयलेशन होगा तभी तो बच्चे आप इसकी कंप्लेन करोगे। अगर आपको बच्चे यही नहीं पता फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किसको कहते हैं तो आप कंप्लेन कैसे कर पाओगे? तब आप बिना जानकारी के फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन का केस आप नहीं कर सकते हो। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 12 पे। आर्टिकल नंबर 12 हम लोगों का क्या बताता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बेटा आर्टिकल नंबर 12 हम लोग का डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स बताता है। बेटा पॉलिटी में एक चीज और आप समझ लीजिए, नॉर्मल टर्म में स्टेट का मतलब राज्य होता है, पर बेटा पॉलिटी में स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, पर वो बहुत रेयर होता है। पॉलिटी में स्टेट का मतलब कंट्री होता है, पॉलिटी में स्टेट का मतलब गवर्नमेंट यानी कि सरकार होता है। पॉलिटी में स्टेट का मतलब कंट्री या सरकार होता है, पॉलिटी में स्टेट का मतलब राज्य कभी कभी होता है, वेरी फ्यू। पर नॉर्मल स्टेटमेंट में जहां पे अगर स्टेट का प्रयोग किया गया है तो बेटा वहां पे किसकी बात करी गई है? वहां पे कंट्री की या सरकार की बात करी गई है। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट्स की डेफिनेशन बताई गई है। इसको अगर हम कंक्लूड करें, हम एम लक्ष्मीकांत में जो स्टेटमेंट लिखा है उस पे नहीं जाते हैं, हम कंक्लूजन में जाते हैं। तो बेटा इसमें हर उस बॉडी का,
हर उस प्लेस का, हर उस ऑर्गेनाइजेशन का, हर उस दुकान का, हर उस रेस्टोरेंट का उल्लेख किया गया है जहां पे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो सकता है। फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, पार्लियामेंट हाउस के अंदर आपके साथ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है, आपके विधानसभा में हो सकता है, विधान परिषद में हो सकता है, बेटा आपके कोर्ट्स में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो सकता है, LIC के ऑफिस में हो सकता है, नगर निगम के ऑफिस में हो सकता है, किसी प्राइवेट ऑफिस पे हो सकता है, किसी स्कूल में हो सकता है, किसी कॉलेज में हो सकता है। तो बेटा आर्टिकल नंबर 12 के अंदर हर वो प्लेस आती है जहां पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो सकता है। ठीक इसी का वाइस वर्सा समझे। अगर आपको अपनी कंप्लेन रजिस्टर करानी है कि मेरे साथ उस जगह पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, अगर वो जगह आर्टिकल नंबर 12 के अंदर आती है तभी गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी, नहीं तो एक्शन नहीं लेगी। फिर से, अगर कोई भी प्लेस आर्टिकल नंबर 12 के अंदर आती है तो वहां पे फंडामेंटल राइट के केस का वायलेशन होगा। अगर वो जगह आर्टिकल 12 के अंदर नहीं आती तो बेटा वहां पे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का केस नहीं हो सकता। इतनी बात सभी के समझ में आई। तो आर्टिकल नंबर क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। कौन सा स्टेट्स? हर वो जगह जहां पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो सकता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल नंबर 13। हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 13 का बच्चे स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 13 का स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब एक ये बात आई है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको एक चीज जाननी होगी, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल नंबर 1 से लेके 395 ओरिजिनल थे। कितने थे? ओरिजिनल। बेटा ओरिजिनल का मतलब बाबा अंबेडकर की किताब में 1 से लेके 395 थे। बेटा टाइम के साथ इसमें अमेंडमेंट हुआ, टाइम के साथ इसमें अमेंडमेंट हुआ और इनकी संख्या बढ़ती चली गई और ये आज टोटल 470 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 470 से ज्यादा। पर क्या आर्टिकल नंबर 395 से बढ़ा आगे? क्या आर्टिकल का नंबर भी 1 से लेके 470 हो गया? जी नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल नंबर है वो 1 से लेके 395 ही रहेगा। अगर हमारी सरकार को इसमें कुछ ऐड करना है तो बेटा वो इसी के बीच में ABCD करके ऐड कर सकते हैं, पर नंबर 395 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्लियर हो गया? नंबर 395 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आप बीच में कोई चीज ऐड कर दीजिए, जैसे 4A आपने ऐड करा 1976 में, फिर आपने एक ऐड किया
31A ऐड किया, फिर आपने 51A ऐड किया, जैसे ये सारी चीजें होती हैं जिसको आपने बीच बीच में ऐड करते चले जाते हो, जिसमें याद रखना A लगा है, B लगा है, बेटा ये 4A नहीं है कोई भी, मैंने बस एक एग्जांपल में बताया। जिसके आगे A लगा होता है, B लगा होता है, उसको बाद में ऐड किया गया है। क्लियर हो गया? अब आपको इतनी बात पता चल गई कि कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल 1 से लेके 395 तक था। इसकी नंबरिंग नहीं बढ़ सकती है। क्या नहीं बढ़ सकती है? इसकी नंबरिंग नहीं बढ़ सकती है, केवल इसमें ऐड ABCD करके किया जा सकता है। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये क्लास अभी समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अभी बाकी अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मिलते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।